हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पाश्चात्य राजनीति विचारक अरस्तु और अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को। अरस्तु के राजनीतिक विचारों की ये 7वीं वीडियो है। आइए शुरू करते हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने माना है क्रांति को परिभाषित करते हुए कि जब संविधान में बदलाव हो तो उसी को हम क्रांति कहते हैं। अब अरस्तु ने क्रांति के विभिन्न स्वरूपों प्रकारों का वर्णन किया है। उसमें पहला प्रकार है आंशिक क्रांति। जब हम संविधान के किसी विशेष भाग में बदलाव करते हैं तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। दूसरी जो क्रांति है वह है संपूर्ण क्रांति। जब हम पूरे संविधान में परिवर्तन कर दें, पूरे शासन तंत्र को ही बदल दें, तो उसे हम संपूर्ण क्रांति कहते हैं। तीसरे क्रांति का जो स्वरूप है वह है रक्तपूर्ण क्रांति। जब सशस्त्र विद्रोह हो, शस्त्र सहित विद्रोह हो, उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहा जाता है। चौथा जो क्रांति का स्वरूप है वह है रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में जो परिवर्तन है वह बिना रक्त बहाए हो, उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। पांचवा जो क्रांति का स्वरूप है वह है व्यक्तिगत क्रांति। जब हम संविधान में जो परिवर्तन है वह किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए करते हैं तो वह व्यक्तिगत क्रांति कहलाई जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के विरुद्ध जो क्रांति होती है वह व्यक्तिगत क्रांति कहलाई जाती है। छठी है गैर व्यक्तिगत क्रांति। तो गैर व्यक्ति क्रांति जो है जब प्रचलित नियमों में त्रुटि हो और जो नियमों में परिवर्तन जो है स्वार्थपरता के लिए की जाए और उसका प्रभाव समस्त पर पड़े तो वह गैर व्यक्तिक क्रांति कहलाती है। अरस्तु ने यह भी बताया कि जो विभिन्न शासन तंत्र हैं उनमें क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले जो शासन तंत्र है वह है राजतंत्र। राजतंत्र पर जो क्रांति है वह क्रांति कैसे होती है। देखिए, जो राजा की निरंकुशता है और राज परिवारों में जो कलह है वो राजतंत्र की क्रांति का जो मुख्य कारण है। दूसरा तंत्र है निरंकुश तंत्र में क्रांति। जब राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, अत्याचार और आतंक का राज हो, तो निरंकुश तंत्र में क्रांति हो सकती है। तीसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति। जब प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हैं उनका अपमान हो और शासन करने वाला जो श्रेष्ठ कुलीन वर्ग है वह अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे तो यह कुलीन तंत्र में क्रांति का एक प्रमुख कारण है। शासन का अगला स्वरूप है धनिक तंत्र। अरस्तु ने बताया है कि धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है। उसने बताया है धनिक तंत्र में जब धनिक वर्ग अपने संपत्ति में वृद्धि कर लेता है और ऐसी स्थिति में जो निम्न वर्ग है उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है तो धनिक तंत्र के विरुद्ध वह दयनीय निर्धन लोग क्रांति कर उठते हैं। तो धनिक तंत्र में जो क्रांति है उसका मुख्य कारण है धनिक वर्ग की संपत्ति में वृद्धि और निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। वह उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहले उसने बताया कि जो संविधान है, यदि शासक संविधान के अनुसार कार्य करे और संविधान के प्रति लोगों की भी आस्था हो तो क्रांति को कुछ हद तक रोका जा सकता है। दूसरा उसने बताया विधि का जो शासन है, जो कानून का शासन है, उस पर यदि बल दिया जाए, नियम कानूनों पर जो शासन व्यवस्था है वह आधारित हो तो क्रांति रोकी जा सकती है। और राज्य में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, चाहे वह निरंकुश तंत्र हो या अन्य कोई शासन तंत्र हो, तो उनमें यदि छोटी घटनाओं पर संज्ञान लिया जाए तो क्रांति को रोका जा सकता है। आर्थिक असमानता को दूर करना। यदि राज्य आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए नियम कानूनों में बदलाव करे और
समाज के सभी वर्गों में जो संसाधन हैं वह समान रूप से वितरित हों तो क्रांति को रोका जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें तो राज्य में होने वाली क्रांतियों को रोका जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों को। धन्यवाद।